नमस्कार, राम राम, प्रणाम। आज आप सभी के लिए और निवास क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि हम एक ऐसी शख्सियत को आप सभी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। ऐसी शख्सियत से आप सभी से मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक अपनी सेवाएं सोल्जर के रूप में देश के लिए दी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निमाड़ क्षेत्र के खरगोन ज़िले के खरगोन में रहने वाले आदरणीय सुरेश चंद्र जी, बाबू सिंह जी सोलंकी जी। सर, आपका स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है। सर जी, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपकी वर्तमान में उम्र क्या है? 70 से ऊपर है। 70 से ऊपर है। 1950 का जन्म है। 1950। 5 मई 1950। 5 मई 1950 का आपका जन्म है। चूँकि सर जो है वो, मैं सर चूँकि वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, सर मैं नाना जी हैं। और सर प्रॉपर आप खरगोन से? नहीं, फिर खरगोन के पास में 16 किलोमीटर गांव है, देवला करके, बिस्टान के पास। अच्छा। ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ। ओके। और एजुकेशन मेरा खरगोन से ही हुआ है। एजुकेशन खरगोन से हुआ। आप रिटायर्ड आर्मी सोल्जर हैं, है ना? आपकी पोस्ट क्या थी, थोड़ा सा ये बताएं। वायरलेस ऑपरेटर और पैराट्रूपर्स। अच्छा। इस संबंध में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आर्मी के अंदर जो पोस्ट होती है वो अलग अलग कई प्रकार से होती है, जैसे कि सर ने मुझे बताया। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात मैं इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि आप निमाड़ क्षेत्र के हैं, निमाड़ क्षेत्र के उस दौरान जब आप आर्मी में थे, उस दौरान निमाड़ क्षेत्र की यदि हम बात करें, खरगोन हो गया, खंडवा हो गया, बड़वानी हो गया, यहाँ के कितने मेंबर्स, कितने? मेरे साथ में अकेले ही था। आप अकेले थे? कोई नहीं, निमाड़ का अकेले ही था उस समय। भर्ती भी एक ही हुआ था खरगोन से। अच्छा। खरगोन से में जिला हुआ करता? खरगोन जिला था। भर्ती दल आया था यहाँ पे भर्ती में। अच्छा। तो मैं अकेले गया था और मैं अकेला सिलेक्शन भी हुआ था। हालांकि बहुत गए थे। हाँ। सिलेक्शन में अकेला हुआ था, क्योंकि मैं स्पोर्टमैन था। तो सब चीज़ में निकल गया था, जो टेस्ट लिए थे उन्होंने। अरे वाह। एक महत्वपूर्ण बात सर मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी जो एजुकेशन है वो कितनी है, कितनी पढ़ाई आपने की, और आपका किस उम्र में सिलेक्शन हो चुका था? मैं हायर सेकेंडरी पास हूँ और 18 साल की मेरी उम्र में मेरा सिलेक्शन हुआ था। ठीक है। आपकी बचपन से यही इच्छा थी कि आपको आर्मी में ही जाना है? हाँ, बिल्कुल। बचपन से? नहीं, बचपन से तो थी। अच्छा। क्योंकि मैं एनसीसी में था, इसलिए मेरी उम्मीद थी कि मिलिट्री में जाऊँ। अच्छा। लेकिन मेरे को प्रेरणा मिली, मैंने पिक्चर देखी थी पूर्व और पश्चिम। अच्छा। तो मेरा मेडिकल में एडमिशन भी हो गया था। पहले क्या था, परसेंटेज के आधार पे एडमिशन होता था। तो मैं घर से बिना बताए भर्ती दल आया था। अच्छा। मैं चला गया। और मेरा पूर्व और पश्चिम पिक्चर देखने के बाद मेरे मन में आया कि मौका मिला है, इसको भर्ती होना चाहिए। आर्मी में ही जाना है। आर्मी में जाना, मिलिट्री में जाना है। अच्छा, दो शब्द हैं, एक आर्मी है, एक मिलिट्री है। अलग अलग क्यों बोलते हैं? जैसे पुलिस होता है तो पुलिस को बोलते हैं। मिलिट्री आर्मी में एक ही चीज़ है। अच्छा अच्छा। उसका कोई आर्मी बोलता है, कोई मिलिट्री बोलता है, कि शब्दों को उसमें अंतर नहीं है। नहीं, कहीं नहीं। वो नहीं है। वो BSF CRP वगैरह सब अलग है, ये पैरा मिलिट्री बोलते हैं इनको। अच्छा अच्छा। और मिलिट्री चीज़ अलग है। आप अपने परिवार में कितने, मतलब आप अकेले हैं या आपके भाई बहन भी? 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। बड़े भाई PTI थे, वो शांत हो गए। अच्छा अच्छा। एक महत्वपूर्ण बात कि परिवार में आज की जनरेशन की यदि मैं बात करूं, तो आजकल कुछ लोग तो परिवार ऐसे होते हैं जो भेज देते हैं कि चलो भाई आर्मी में जा रहा है तो जाओ, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले के जो लोग होते थे उनकी सोच ऐसी होती थी कि नौकरी मतलब बाहर जाना है, मतलब पुलिस और आर्मी में जा रहा है, नहीं भैया मत जा, इस प्रकार से होता था। आपके साथ ऐसा आपके माता पिता के? भाग के गया था। अच्छा। मैं बिना बताया गया था। मेरा खंडवा तक पीछा किया था, पर मैं निकल चुका था। पूरा एक किस्सा सुना है आप, क्या का आर्मी में उस समय सिलेक्शन कैसे हुआ पूरा? हाँ। मैं क्या था कि मैं खरगोन में पढ़ता था। अच्छा। तो शाम को पिताजी से थोड़ी कहासुनी हो गई थी। अच्छा। तो मैं नाश्ता मैं घर पे नहीं किया और मैं होटल में नाश्ता करने गया। अच्छा। तो पेपर में आलू बड़ा खा रहा था। अच्छा। उसमें लिखा था कि आज मिलिट्री दल यहाँ भर्ती के लिए आ रहा है। आलू बड़े मिलिट्री, इसमें कागज दिया था। अरे वाह। तो मैंने पढ़ा, तो मैं कहा जब भर्ती वाले यहीं पे आए तो फिर कहाँ भाग दौड़ करें। हाँ। तो मेरे एक दोस्त की दुकान पे मैं सुबह ताला खोल जाता था, रेडियो की दुकान थी उसकी। अच्छा। तो मैं गया वहाँ पे, तो मैं उनका काका से मेरा अच्छा संबंध है। हाँ। मैं काका, मैं मिलिट्री वाले आए, मैं जा रहा हूँ। हाँ। भर्ती होने के लिए। अरे बोला, बोलते हो क्या चाहिए, तकलीफ में हूँ यहाँ पे। मैं उनको बिना बताया चला गया। अच्छा। भर्ती होने गया वहाँ पे, तो भर्ती अफसर जो होते हैं उन्होंने मेरे को बोला, बोले तो
ये कोई धर्मशाला जो 9 बजे आ रहे हो, 8 बजे का टाइम था। मैं साहब मेरे आप एक सबसे बड़ी आपको समस्या बताऊँ, साइकिल की हवा निकाल दी थी मैंने। मैं कहा साहब मेरा गांव यहाँ से पड़ता है 24 किलोमीटर दूर, वहाँ कोई बस नहीं चलती है। और ये गाड़ी हो गई मेरी पंचर और रास्ते में कोई साधन नहीं था। तो मैं पैदल आ रहा हूँ। घर से इसलिए गया था कि मैं पूछने गया था मैं मिलिट्री में भर्ती होने जा रहा था। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। उन्होंने बोला तो मैं आ गया हूँ साहब। बोले तुम्हारी इच्छा है भर्ती में? हाँ साहब बहुत इच्छा है। मैं तीसरे तो मैं घर गया पूछने में, साहब 24 किलोमीटर पैदल आ रहा हूँ मैं। बोले अच्छा वो डॉक्टर थे मेडिकल वाले, उनका टेस्ट लो। उन्होंने टेस्ट हुआ, मैं फिजिकल टेस्ट फिट था कि मैं एथलेटिक का प्लेयर भी था। उन्होंने रनिंग वगैरह करवाई, दंड बैठक लगवाया, सब में सेलेक्ट हो गए। उसके बाद में बोले आपको सिलेक्शन हम कर लेते हैं, हो गया आपका सिलेक्शन, आप फिट हो, मेडिकल भी फिट हो, हाई एजुकेशन में सब हायर सेकेंडरी पास हो। उसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता? कोई टेस्ट वगैरह उसको टेस्ट नहीं, मैं सब हायर सेकेंडरी पास हूँ। ये किस सन की बात होगी? सन 68 की बात है। सन 68 में आपका आर्मी में सिलेक्शन हो गया एज ए सोल्जर। तो बोले भाई सर्टिफिकेट, मगर साहब ये जितने स्टूडेंट यहाँ आए हैं आप किसी से पूछ लो, सब पहचानते हैं मेरे को। अच्छा। कि साहब मैं कौन सी क्लास पास हूँ। क्या बात? बोले मैं उसने 2-4 को बुलाया, बोला आप इनको पहचानते? बोला हाँ साहब हमारे नेता है ये तो। मैं हाँ था, मैं एक्चुअली मैं प्रेसिडेंट था हायर सेकेंडरी स्कूल में। बिस्टान में आप? नहीं, खरगोन हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रेसिडेंट था। अच्छा। तो सब पहचानते थे। क्या बात? कहाँ साहब? बोले हमारे साहब पढ़ते हायर सेकेंडरी की परीक्षा दिए, पास हो चुके हैं। बोले ठीक है। मेरे को बोले भाई हमारे पास 2 पद है, एक वायरलेस ऑपरेटर का है, एक नर्सिंग असिस्टेंट का। बोले किस में जाना है? गायकवाड़ थे, मेजर गायकवाड़। मैंने कहा साहब वो रेडियो काम मेरे को बहुत अच्छा आता था, तो मैंने कहा वायरलेस का काम में जाऊँ, तुम साहब मेरे को वायरलेस में दे दो। उन्होंने बोला बेटा एक बार है नर्सिंग असिस्टेंट में बढ़िया रहोगे आप, चले जाओ, इसमें क्या लगा वायरलेस में? मैं साहब मैं इसमें बहुत इंटरेस्ट है। अरे बोले ठीक है। मैं बहुत समझाया उन्होंने, बोले मेडिकल में चले जाओ। मैं नहीं साहब मैं जाऊँगा, मैं मेडिकल तो छोड़ के आया हूँ, अब नहीं जाऊँगा मेडिकल में। उन्होंने समझाया, मैं नहीं माना। मैं कहा अब तो मेरे को वायरलेस ऑपरेटर कर देता हूँ। ठीक है। एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि आपने जब आर्मी के हेतु सिलेक्शन आपका हो गया, सबसे पहली पोस्टिंग कौन सी जगह हुई? हैदराबाद, ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद। ट्रेनिंग सेंटर। जैसे आपका सिलेक्शन हो गया आपका, उसके बाद ट्रेनिंग हुई होगी आपकी? हाँ। कितने महीने? साल भर की ट्रेनिंग थी। साल भर की ट्रेनिंग। पहले 6 महीने बेसिक ट्रेनिंग होती है। अच्छा। उसके बाद 6 महीने एडवांस ट्रेनिंग होती है। 6 महीने के बाद 28 दिन की छुट्टी देते हैं। अच्छा। छुट्टी के बाद में 28 दिन बाद फिर ज़्यादा फिर एडवांस ट्रेनिंग चालू होती है। वायरलेस ऑपरेटर की ट्रेनिंग चालू हुई हमारी। आपने सर बताया कि आप घर से भाग करके फिर आपने सिलेक्शन के लिए आप गए, ट्रेनिंग के लिए आपने इतना बताया। अब घर से तो आप चूँकि भाग गए हो, ट्रेनिंग हो, आपके सिलेक्शन भी हो गया है, अब आपको जाना है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है? तो फिर आपका जैसे सिलेक्शन हुआ फिर आप घर गए थे या नहीं? नहीं, घर गए ही नहीं मैं। तो घर फिर आप सिलेक्शन के कितने दिनों बाद घर गए? वो ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग के बाद 6 महीने बाद। 6 महीने बाद। हाँ। फिर मम्मी पापा ने कुछ बोला? वो कुछ नहीं बोला, जो होना था हो गया। कुछ बोला ही नहीं। जब चले गया तो फिर क्या था? मेरे दोस्तों ने बताया, जब मैं नहीं मिला तो उन्होंने खोजबीन कर भाई आखिर है कहाँ ये। अच्छा। तो मेरा एक दोस्त खास था जिनको मालूम था यहाँ रहता है ये। अच्छा। मेरा खास दोस्त था वो, तो उसने बोला तू गया मिलिट्री में? तो मेरे पिताजी ने बोला कहाँ? बोला अभी खंडवा गया, खंडवा तक पहुँचा है। मेरे पास उस टाइम पे कुछ नहीं था, मेरे को एडवांस पैसे दिए थे 20 रुपये तनख्वाह के। अच्छा। 28 तारीख को भर्ती हुआ था। बोले 20 रुपये एडवांस आप ले लो। वो 20 रुपये में हैदराबाद जाना है, वो तो वानर दिया था मेरे को। तो मेरे साथों से मिला, यार तुम्हारे पास पैसे तो कुछ दे दो। सब मिला के 25 रुपये इकट्ठे करे न। 20 रुपये से 45 रुपये में मेरे पास कपड़े कुछ भी नहीं था, एक जोड़ी भी नहीं कपड़े, चड्डी बनियान थे, मुँह पोंछने का रुमाल था और कुछ भी नहीं था। मैं भाग गया था मैं। और उसके बाद सिलेक्शन भी हो गया? सिलेक्शन भी हो गया। हैदराबाद गया, पहरण था, टिकट तो लेना नहीं था। हैदराबाद गया, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि वहाँ हैदराबाद स्टेशन पे उतरोगे, वहाँ पे मिलिट्री का एक मिलेगा, आप फिर कार्यालय मिलेगा, वहाँ जाकर रिपोर्ट करना, आपको सेंटर में पहुँचा देंगे, आपको कोई दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनका ठीक है। मैं हैदराबाद पहुँच गया। हैदराबाद पहुँचने के बाद मैं रिपोर्ट करी। रिपोर्ट करने के बाद में गाड़ी आई और हमको बिठा दिया कि भाई इनको इतने आदमी सेंटर में जाएंगे। हैदराबाद सेंटर में अलग अलग सेंटर थे वहाँ पे। EM एक सेंटर अलग था, हमारा आर्टिलरी का अलग था। हम तोप खाने के थे आर्टिलरी के। अच्छा। गोलकुंडा में ट्रेनिंग करी, हैदराबाद गोलकुंडा के अंदर। अच्छा। तो ट्रेनिंग आपकी 6 महीने की वहीं हुई। हाँ। उसके बाद आप रिटर्न घर गए? हाँ, फिर उसके बाद फिर एडवांस ट्रेनिंग चली 28 दिन के बाद। अच्छा। उसके बाद फिर एडवांस ट्रेनिंग करी। एडवांस ट्रेनिंग के बाद में ट्रेनिंग पीरियड के अंदर ही अपना पैरा के
एक सूबेदार मेजर गए थे वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में। अच्छा। कि यहाँ से वॉलंटियर आदमी मांगते हैं, उसमें भर्ती नहीं करते पैरा में। अच्छा। वॉलंटियर मांगते हैं। अच्छा। उसमें दिलेर आदमी चाहिए। अच्छा। इसलिए वॉलंटियर आदमी मांगते हैं उसमें। तो सूबेदार मेजर आए थे वहाँ पे। उन्होंने कहा भाई पैराशूट में कौन कौन चलना चाहते हैं। हम भी खड़े हो गए। बोले चलना चाहे। हम कहा चलेंगे साहब, बिल्कुल। बोले खतरनाक चीज़ है। मैं साहब फौज में भर्ती हो गए, खतरा है, उससे क्या डरना। जब उखल में सिर दिया, अपन उसल से नहीं डरते साहब। उनका ठीक है चलो, चले गए। मुझे उस टाइम पे ट्रेनिंग सेंटर में पान खाने का बहुत शौक था। अच्छा। तो शाम को क्या करता था, पान खाता था मैं। तो पान बाहर जाने नहीं देते नहीं थे। तो एक नाई को पटा रखा था कि यार तू डेली आता पान लेके आना। हैदराबाद के पान भी फेमस थे। तो शाम के टाइम पे मैं खाना खा के घूम रहा था बगीचे में। सामने बगीचा था। इतने में कैप्टन साहब हमारे आए। बोले आपके मुंह में क्या है। हाँ साहब पान है। बोले तुम कहाँ नौकरी करना है। मैं साहब मिलिट्री में। बोले आपको एक बात बताऊँगा, एक साहब बताओ, हम तो आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। बोले देखो ये बनावटी मुँह लाल नहीं करना। आपको अगर लाल मुँह करने का शौक़ है तो दुश्मन की छाती में दांत गड़ाओ, उसका पहले खून पियो और फिर मुँह लाल करो, यूँ करो। उस दिन से मैंने पान छोड़ दिया। आप ये ट्रेनिंग तो चलो बहुत सारी आपको सिखाया जाता है और सारी ट्रेनिंगें बदलती भी रहती होंगी। बहुत सारी नई चीज़ें आती है, आविष्कार होते रहते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ मुझे ये पूछना है कि ट्रेनिंग के दौरान आपका जो उठने का और सोने का जो समय रहता था वो किस प्रकार से शेड्यूल रहता था। सवेरा हमको 5 बजे पीटी के लिए जाना पड़ता था। 4 बजे उठ जाते थे। लैट्रिन बाथरूम जाना, मुँह हाथ धोना। उसके बाद में पीटी के लिए चले जाते थे। पीटी होती थी। पीटी 1 घंटा होती थी। पीटी करने के बाद में हम लोग आते थे, नाश्ता करते थे। नाश्ता करने के बाद में फिर हम ग्राउंड में जाते थे। ग्राउंड में जाने के बाद में फिर हमारी ड्रिल वगैरह जो भी हो, जो भी ट्रेनिंग होती है पीरियड के अनुसार कि आज ये पीरियड चलेगा, पहले ये चलेगा, ये चलेगा, उसके मान से फिर ट्रेनिंग चलती थी। हर पीरियड 45 मिनट की पीरियड भी हर ट्रेनिंग चलती थी। जैसे स्कूल में पीरियड होते हैं उस वजह से। हाँ पीरियड लगते थे। हर सेक्शन का हर काम अलग अलग होता था। आपकी शादी किस उम्र में। 25 साल। 25 साल 1975 में शादी करी मैंने। अच्छा। उस समय कितना समय लगता था आर्मी में, मतलब अभी जो होता है अभी का समय बदल चुका है। उस समय कितने साल तक आप का फिक्स रहता था कि 15 साल आपको वहीं रहना है। कंपलसरी है। कंपलसरी 15 साल। 15 साल। हाँ। आपने पूरे 15 साल वहाँ पर। हाँ 15 साल। छुट्टी वगैरह का कैसा क्या रहता था। छुट्टी साल में 2 महीने की इकट्ठी मिलती थी और 15 दिन की 2 बार मिलती थी छुट्टी। कैजुअल मिलती थी। अच्छा, साल भर में 2 छुट्टियाँ मिलना है। वो 15 दिन नहीं, 15 दिन की 2 बार मिलती थी। 2 बार मिलती और 2 महीने की इकट्ठी मिलती थी। अच्छा, ये अलग में। हाँ। ऐसा रहता था। ऐसा कंपलसरी जिसको लेना हो। हाँ, कब वो उसके लिए हमको बताना पड़ता था कि कब छुट्टी जाना है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसके मान से स्ट्रेंथ के मान से रहता है कि कितने आदमी छुट्टी भेज सकते हैं। अच्छा। तो उसके मान से क्या उनका डाटा रहता था कि भाई 2 इतने महीने ये छुट्टी जाएंगे, ये छुट्टी जाएंगे। उनका यूनिट में भी रहना ज़रूरी है, तो इसलिए सबको एक साथ नहीं भेज सकते ना। 2 महीने की छुट्टी रहती थी। उनका टाइम हमसे पहले पूछ लेते थे कि भाई आपको कौन से महीने में जाना है छुट्टी। जैसे कि हमने बॉर्डर फिल्म में जो देखा है, बहुत सारी चीज़ें जो फिल्म वगैरह हम लोग देखते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मुझे पूछना ये है कि आपकी शादी का जो कैसे हुआ सारा, मतलब कि किस प्रकार से उस समय हुआ। भाई शादी का ऐसा था कि मेरी बुआ जो थी उसने लड़की सिलेक्ट करके देख रखी थी कि भाई ये लड़की है, और हमारे ससुर ने बोला था कोई लड़का हो तो बताना। तो हमारी बुआ जी को उन्होंने बोला था कि मेरा भतीजा है। जब मैं छुट्टी पे आया था तो मेरी बुआ ने बोला कि भाई लड़की देख ले। तो मैं उस टाइम पे शादी के उसमें मूड में नहीं था। लेकिन मैं कहा मेरी बुआ पीछे पड़े, पिताजी थे भाई तो अब उम्र हो गई, कहा देख लो। मैं गया, देखा मैंने लड़की वगैरह, तो मेरे को समझ में आई। परीक्षा देगा ही थी मेरी श्रीमती। तो मेरे को सिगरेट पीने की बहुत आदत थी। मैं सिगरेट पी रहा था तो मेरे ससुर ने बोला भाई आप खाते पीते हो। मैं कहा सिगरेट पीते तो आपने देखा है, मैं खाता भी हूँ और पीता भी हूँ। तो बोले मैंने लड़की थी। मैं कहा मैंने भी ली। आर्मी ऑफिसर का जब विवाह हो जाता है तो शादी के बाद जो होता है कि अपनी जो पत्नी होती है उसको भी जो परिवार होता है, मतलब उसको साथ में ले जाने की अनुमति रहती नहीं उस समय। नहीं, तो मेरा क्या था कि हम उस टाइम पे जब मेरी शादी में चाइना बॉर्डर पे था, सिक्किम में। 75 में शादी तो मैं 75 में चाइना बॉर्डर पे था उस टाइम पे मैं। तो वो छुट्टी वाले दिन, मतलब गणेश वाले पूजा के रोज तो मैं आया यहाँ पे, क्योंकि आने का कोई साधन नहीं था, बर्फ़ गिरी हुई थी, रास्ता बंद था।
जब कानवाई चली तब आया मैं, तो लेट हो गया था। मैं गणेश पूजा के रोज़ आया। घर वाले सब परेशान थे कि आता है कि नहीं आता है, पर मैं आ चुका था। गणेश पूजा के रोज़ आया मैं, सबको खुशी हो गई, आ गया। तो शादी के बाद मतलब आपकी लाइफ कैसी रही आर्मी के? अरे बहुत बढ़िया रही। थोड़ा सा मतलब जैसे कि मैंने ऐसा सुना है कि अलग अलग मतलब अलग बहुत सारी जगह आपने विजिट किया। हाँ। पूरे देश में आप घूमे हैं, तो फैमिली के साथ में घूमे हैं कैसा? कारण बताऊँ, फैमिली मेरे साथ परमानेंट आगरा में रही ना, रिटायर होने तक। अच्छा। उसका कारण बताऊँ मैं। हाँ। कि मैंने क्वार्टर के लिए आवेदन दिया, तो हमारे सूबेदार बोले कि अभी नए वालों को नहीं देंगे, पुराने वालों को देंगे। अच्छा। मगर ये समस्या है, फैमिली को ले जाना ज़रूरी था। तो मैंने एक आइडिया लगाया कि भाई किस तरह से फैमिली को ले जाऊँ। अच्छा। तो मैंने श्रीमती को लेटर लिखा। मैं कहा मैं जो लेटर लिख रहा हूँ, यही कि ये लेटर तो कमांडिंग अफसर के नाम से लिख के भेजते हैं। अच्छा। उसमें मैंने लिखा कि साहब तुम्हारी जो नानी जी थी, उनको मैंने लिख के दिया कि बोले साहब हमने जो है शादी लव मैरिज से करी है। अच्छा। मतलब लव मैरिज कर रहे थे, बाकी घर वालों को जब पता चला कि ये लव मैरिज करेंगे तो उन्होंने रीति रिवाज से शादी कर दी। लेकिन अब ना तो मेरे सास ससुर रखते हैं ना मेरे माँ बाप रखते हैं। बोले तूने शादी मर्जी से करी है तो तुम तो अपने पति के साथ रहो। और मैं अपने किसी परिवार वालों के साथ रहते तो उनको देते भाई तुम रखोगे हम तुमसे नाता तोड़ देंगे। तो साहब ऐसी स्थिति में मैंने कहाँ रहना। बोला एक जगह अगर आपकी बच्ची होती तो आप क्या करते। तो लेटर कमांडिंग अफसर ने पढ़ा। अच्छा। मैं बोला है, बोले सोलंकी जी ये आपके कौन है? मैं साहब मेरी मिसेस का राइटिंग है। बोले आपकी शादी कैसे? मैं सर रीति रिवाज से हुई है। नहीं बोले कुछ तो इसके पीछे रहा है। मैं कहा है साहब। मैं साहब हम राजपूत लोग हैं, हमारे इसमें टीका बहुत चलता है। अच्छा। मेरी जो फैमिली है वो साधारण परिवार के, हम साथ पढ़ते थे, मेरा उसका लॉ हो गया था। हमका घर वाले शादी नहीं करेंगे तो अपन खुद शादी कर लेंगे। पर जब घर वालों को मालूम पड़ा कि शादी कर लेंगे तो क्या मतलब, रीति रिवाज से शादी करो, उससे अच्छा रीति रिवाज से शादी कर ली। अब उनका कहना पड़ता है भाई तुमने शादी करी है, अपनी मर्जी से करी है, हमने तुम्हारी कर दी शादी, बाकी तुम अपनी पत्नी को अपने साथ में रखो। मेरी श्रीमती कहना बोलता है साथ रखो नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊँगी। अब वो मरे आज जी साहब यहाँ क्वार्टर देने का तो मना कर दिया। तो उस टाइम में कमांडिंग अफसर ने हमारे क्वार्टर मास्टर को बुलाया। हमारे क्या रिजर्व रहते हैं क्वार्टर को। अच्छा। बोले क्वार्टर अपने पास कितने रिजर्व है? बोले 5 क्वार्टर रिजर्व है। बोले 1 क्वार्टर सोलंकी को तो मैं साहब मैं नहीं लूँगा, क्यों साल भर बाद फिर खाली करना पड़ेगा। बोले जब तक तुम रिटायर नहीं होते तब तक के लिए तुम क्वार्टर खाली मत करना। बस मैं परमानेंट रहा क्वार्टर में। आपने अपने 15 सालों के इस कार्यकाल के दौरान कितनी जंग लड़ी, पहली बात ये करेंगे। और महत्वपूर्ण बात है कि बहुत आर्मी का जो सोल्जर होता है उसको अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर उसकी पोस्टिंग होती है। तो आप अपने पूरे 15 साल के इस कार्यकाल के दौरान कितनी जगहों पर गए, कहाँ कहाँ गए, विस्तार से दर्शकों को बताएं। 15 साल के पीरियड में सबसे पहले हम लोग जो है हमारी 2 यूनिट थी, एक 9 पैरा थे और एक 17 पैरा। 9 पैरा में से फील्ड में रहती थी। उन्होंने आपत्ति रखी साहब हमको पीस में जाने का मौका दो। पीस में से हम 17 पैरा रहती थी, ये वो रहती थी फील्ड में हमेशा। तो हमको 2 साल के लिए सिक्किम भेज दिया था। 2 साल 75-76 में। और 75 के अंदर 15 अगस्त 1975 को सिक्किम को आज़ाद कराने हमारा शहर था। वहाँ चौगाल था, उन्होंने हैंड अप कर दिया था कि हम तुम्हारे भारत के शामिल होना चाहते हैं। वो हो गए थे हमारे 15 अगस्त 1975 को। मैं नाकोला बॉर्डर पर भी रहा हूँ। अच्छा। वहाँ पे। ओके। हाँ। और कहाँ रहे हैं आप? नहीं बॉर्डर पर बस एक ही जगह। और 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी है। बांग्लादेश की लड़ाई का जो किस्सा है वो बहुत ही अद्भुत है। और एक तरीके से देखा है तो अपने मतलब ऐसे भारतीय अपने लिए गौरव की बात है कि वो जो जंग आप ने उस समय लड़ी थी और वो जंग बहुत ही मतलब उस जंग के यदि उसका किस्सा यदि आप दर्शक सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। वो क्या था सर, मतलब 1971 के अंदर क्या था कि वो पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश। ठीक है। और वहाँ पे नियाजी और जो भुट्टो थे इनका आपस में झगड़ा चल रहा था कौन यहाँ का मुख्यमंत्री बने। उस आधार पे उन्होंने क्या करा था कि वहाँ पे कब्जा जमाने की चालू कर दिया था, लोगों को मारना चालू कर दिया, वहाँ की पब्लिक को, जनता को मारना, ये सब उन्होंने अत्याचार चालू कर दिए थे। वहाँ की लेडीज़ों को उन्होंने बंद करना, जवान लेडीज़ों को, बूढ़ी औरतें तो सब बाहर थी। तो जो जवान लेडीज़ थी उनको बंद कर करके बैंकरों में बंद कर रखा था इन लोगों ने, अपने कब्जे में कर रखा था। और उसके साथ उनके साथ बहुत दुष्कर्म किया उन लोगों ने। जब उनको जाके
छुड़ाते थे, हाथ मुंह में बांध के रखते थे, तो गले लिपट जाती थी हम लोगों के कि आप लोग आ गए हमारी। अब हम किसी तरह से हमारे कपड़े हमने उनको दे रखे थे, हमने पास कपड़े भी नहीं थे, पेंट बुशर्ट उनको पहना दिए, मच्छरदानी उनको लपेट दी। हमने 18 दिन में कपड़े बदले अपने शरीर पे, 18 दिन तक कपड़े नहीं बदले थे। उसी ड्रेस में आप लड़ते ही रहे मतलब? जब हमने मोजे उतारे तो हमारे पैरों में चिपक गए थे, खट सड़ गए थे पैरों में। अच्छा अच्छा, सारी चीज़ें। तो उस समय 17-18 दिन तक भोजन वगैरह, खाना वगैरह, तो इसका क्या व्यवस्था या कैसे क्या रहता था कि हम लोगों का खाना बनता था, हमारा मेस साथ में रहता था, और जब खाना बन जाता था वो लड़े से बहुत दूर रहता था। अच्छा। और जब खाना आ जाता था तो हमको वायरलेस पे खबर आ जाती थी भाई खाना फलानी जगह पे बना हुआ है। हमारी मैप रीडिंग फर्स्ट क्लास रहती थी, हम चले जाते थे कि भाई फलानी जगह जाना है, चले जाते थे। वहाँ से खाना ताज़ा मिलता था हम लोगों को। और फिर एक कंपू राशन मिलता था कि अगर इमरजेंसी में ऐसा हो तो एक कंपू राशन रहता था, उसको हम मतलब ये आप कंपू राशन का मतलब उसमें रहते थे अपने पोहे, अच्छा, और चने, अपना मिर्ची, नमक, ये सब रहता था। उनको भिगो के और उसमें नमक मिर्ची डाल के ना खा लेते हैं, वो कंपू राशन हो गया। और चाय के लिए हमको गोलियां मिलती थी। अच्छा। और एक स्टोव मिलता था, और उस स्टोव को जलाने के लिए टिकिया मिलती थी, उसको जला दो और स्टोव के ऊपर रख दो और चाय बना लो मेस्टिन में, आराम से चाय बन जाती थी। शक्कर वगैरह डालने की अपना पर्सनल, अपना सब पर्सनल, सब क्या वो कंपू राशन रहता था, खा लेते थे, पी लेते थे चाय। अभी आप जैसे कि जंग की यदि बात करी तो आपके पास में, अब चूँकि अब आप जंग के लिए निकल गए हो, तो आपके पास में मैंने देखा है कि बड़े बड़े बैग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़, तो कंबल, मच्छरदानी, दरी, अपनी एक जोड़ी ड्रेस, अच्छा, मोजे, ये सब सामान साथ में रहता है। और वेपन, गोलियां और बंदूक की यदि हम बात करें तो वो कितनी, क्या कैसे क्या रहता है? वो क्या रहता है, बंडोले रहते हैं, 100-100 के 200-200 के बंडोले रहते हैं, उसमें भरी रहती है। अच्छा। वो हमारे साथ में रहता है। अच्छा। मैगजीन के अंदर 20 राउंड भर लेते हैं। अच्छा। वो तो रहती है, लोड रहती है, राइफल है तो। अच्छा। राइफल साथ में, वायरलेस है साथ में। अच्छा। ये सब कम से कम 40 किलो वजन पीठ पे रहता है, कम से कम 40 किलो वजन आपकी पीठ पर रहता ही रहता है। फिर हमारी रोल कॉल होती थी। रोल कॉल के अंदर कल किसकी कहाँ ड्यूटी होगी, पूरी हवलदार जो मेजर होता है वो ड्यूटी चलाता, फलाना आदमी कल कहाँ ड्यूटी जाएगा, सवेरे किसको कहाँ जाना, मतलब शाम को रोल कॉल में पूरी डिटेल अगले दिन की बता देते हैं। और पासवर्ड बता देते हैं कि कल का पासवर्ड क्या रहेगा। पासवर्ड भी रहते हैं? पासवर्ड भी रहता है कि जैसे क्वार्टर गार्ड ड्यूटी होती है। अच्छा। उसमें चेक पासवर्ड रहता है कि मानो पासवर्ड अगर सामने वाला अगर नहीं बोलता तो गोली मार दो। अच्छा। क्योंकि दुश्मन भी आ सकता है, भले आप पहचानते, लेकिन पासवर्ड का जवाब नहीं दिया, 3 बार आप चैलेंज करो, 3 बार में अगर जवाब दिया तो ठीक है, नहीं तो गोली मार दो, भले आपका सगा बाप क्यों नहीं खड़ा सामने। अच्छा। लेकिन चेक पास अगर आपने बोला है ना, अगर जवाब नहीं दिया तो आप गोली मार दो, 3 बार आप करो उसको चैलेंज। एक महत्वपूर्ण सवाल, आपने अपने पूरे जीवन में जो 15 साल का जो कार्यकाल था आपका आर्मी का, सोल्जर का, उसमें कितने दुश्मनों को आपने गोली मारी है? देखो, कोई गिनती तो होती नहीं है, समथिंग थोड़ा सा क्यों, कारण बताऊं कि सामने दुश्मन है, ब्रस्ट चला है, LMG रहती है, LMG चला, उसमें कितने मर गए कोई कौन गिनता है वहाँ पर। अच्छा। अब तो जो मर गया सो मर गया, बात खत्म है, कोई गिनती वाली काम नहीं है वहाँ पर, नहीं ऐसा कोई गिनती नहीं। बाकी उस जंग के दौरान जब आपने चूँकि जो जिक्र किया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच की जो जंग थी, उस दौरान लगभग कितने जो आपने जो शहीदों की बात करें हिंदुस्तान के, और यदि वहाँ की बात करें तो कितने दुश्मनों का अपने इधर के शहीद कितने हम नहीं बता सकते। अच्छा। क्योंकि उसकी कोई टोटल नहीं होता, आर्मी हेडक्वार्टर जाने क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड रहता कितने मरे, उनको उनकी गिनती रहती है। और सामने वाले कितने मरे अभी कोई गिनती नहीं। अच्छा। ये उनके आर्मी वाले जाने, हमारा सब पहले आंकड़ा थी हम जान उस समय। चलिए अब शहीदों की हम बात नहीं करें कि कितने संख्या की हम बात नहीं कर रहे, दुश्मनों की संख्या की बात नहीं कर रहे, लेकिन कितने तादाद में जो दुश्मन थे उस समय आए थे, समथिंग यदि उस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर कम से कम 90,000 पाकिस्तानी थे। वो सब नहीं, 10,000 तो हम खुद कैद करके लाए थे ढाका से। अच्छा, 10,000 कैद करके आप लेके आए? कारण बताऊं कि हम लोग बांग्लादेश में थे, वहाँ पर क्या था कि हम लोगों के लिए निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। अच्छा। तो हमारा एक कैप्टन था, उसको हमने वहाँ बोला तू मेज़ भाई का काम कर यहाँ पर। वो वहाँ पे बर्तन साफ करता था, खाना लगाना, नाश्ता लगाना। अच्छा। और वहाँ जो भी मीटिंग होती थी उसकी सूचना हमको देता था कि भाई आज ऐसा हुआ है। अच्छा।
तो उसने हमको बोला भाई तुम्हारे रास्ते सब बंद है, इन्होंने सब माइनिंग लगा रखी, तुम निकल नहीं सकते, रास्ते बंद है। तो हमने आर्मी हेडक्वार्टर से परमिशन मांगी कि साहब हमको ढाका में पैराशूट में कूदने का परमिशन चाहिए। हाँ, उन्होंने हमको परमिशन मिल गया, आप कूद सकते हो ढाका में पैराशूट से। फिर हम लोग कलकत्ता आए। कलकत्ता आने के बाद में हमारे सब प्लेन वगैरह सब तैयार थे। यहाँ के हम लोगों ने सब कंप्लीट करा, गन्ने वगैरह गाड़ियाँ सब लोड करिए, अम्यूनेशन लोड करा, और सब ढाका में जाके हमने जो समय दिया था उससे 1 घंटे पहले हमने ड्रॉप कर दिया उनको। उन्होंने सब आर्मी जितनी लगा रखी थी सब इकट्ठी कर लिया वहाँ ढाका में कि इनको उतरने के पहले ऊपर ही सापा कर देंगे। लेकिन उनका दुर्भाग्य रहा कि हम उसके पहले कूद गए वहाँ पर, अनाउंस कर दिया भाई आप चारों तरफ से गिर गए हैं। उस टाइम पे उनके तरफ से नियाजी थे कमांडर, और अपने तरफ से अरोरा थे। ये दोनों पे गले मिले आपस में, दोनों क्लास फैले थे, ये साथ में पढ़े हुए थे। तो उसने नियाजी ने बोला कि और अगर मेरे को पता होता तुम इतने एक ही कंपनी है तो मैं तुमको नीचे नहीं उतरने देता, भले मेरे सैनिक शहीद होते पर तुमको मैं नीचे नहीं उतरने देता। उसने बोला आप क्या रखा है नियाजी, अब तो हम आ गए, अब तो तुम मेरे कब्जे में हो। हमने उन 10,000 सैनिकों को लाया वहाँ से कैद करके ढाका से। सोल्जर किस प्रकार से अपना मनोरंजन वहाँ पर करते हैं? वहाँ पर वहाँ पे गया था, हमारा एक वार्षिक कार्यक्रम होता है। हर साल यहाँ अपने यूनिट का वार्षिक कार्यक्रम होता है। कोई अपने स्थापना दिवस मनाता है, कोई किसी लड़ाई में अगर कोई जीत का जश्न मनाता है। तो हमारा भी एक जोजिला डे मनाते थे हम लोग, साल में एक बार जोजिला डे। वो जोजिला डे के मान से मनाते थे। तो उस टाइम भी गए थे, यूनिट के सब जो लोग थे मिल के ड्रामा नाटक तैयार करते थे। नाटक वहीं के ऊपर जो दिन भर की जो योजना आती उसी को वो नाटक तैयार करते थे, वहाँ प्रस्तुत करते थे। उसी के ऊपर से नाटक तैयार करना, जब दिनचर्या रहती थी उसके ऊपर नाटक तैयार करना, नाटक खेलते थे। उसके बाद में हमारा खाना होता था, उसको बोलते हम बड़ा खाना। उसको बोलता बड़ा खाना। उसमें परिवार सहित सबको बुलाते हैं। सब महिलाएं, सब बच्चे सब खाना खाते हैं वहीं साथ में बैठ के। उसको बोलते हैं बड़ा खाना। साल भर में से स्कूलों में कॉलेजों में एनुअल फंक्शन होता है? ऐसा हमारा भी होता है एनुअल फंक्शन, जोजिला डे मनाते थे। एनुअल फंक्शन के मान से वही मनता था। उसमें ड्रामा होता है, सभी होता था, पूरा परिवार मतलब हम लोग। उसके पहले कुछ गेम्स भी होते थे, वो भी प्रतियोगिताएं भी होती थी। किस किस टाइप के गेम्स होते हैं थोड़ा सा? जैसे बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, दौड़ है, जैसे नॉर्मली आप स्कूल कॉलेज में होता है। हाँ, ऐसे सब तरह के सब गेम होते हैं वहाँ पे। फिर जोजिला डे के बाद में जब कार्यक्रम जब समाप्त हो जाता था, समापन पे जो कमांडिंग अफसर होते थे प्राइज बांटते थे यूनिट को। हाँ, सब इनाम बांटते थे, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को इनाम बांटते थे। जैसे फील्ड में रहते हैं तो वहाँ पे मटन कम मिलता है, अंडे ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि वहाँ मटन वगैरह काटने को साधन नहीं रहता है। तो अंडे मिलते, बॉयल अंडे, जितने चाहो खाओ। बॉयल करके रख देते हैं, कोई लिमिट नहीं, जितने खाना हो खा लो, क्योंकि हाल तक खाते ही नहीं बनता वहाँ पे फील्ड में। फील्ड में तो लेकिन अगर डेली की बात करें तो डेली की बात करो, जितना 8-10 जितने खा सकते तो खा जाओ। अंडे ले और खा जाओ। मैं चूँकि आपकी लिमिट जानना चाहता हूँ मैं कि आप जब उस समय जब यंग थे, उस समय क्या अभी आर्मी में जो होता है वो कभी बूढ़ा होता ही नहीं, पहली बात तो ये है। तो उस समय कितना आपकी कैपेसिटी थी, थोड़ा सा इस पर बताइए। भाई मेरी कैपेसिटी आप बोलोगे तो आपको आश्चर्य होगा। मैं सुबह से लेकर शाम तक 3x से 5 बोतल पी जाता था शराब की। आप हाँ, क्योंकि मैं स्टोर इंचार्ज था, मेरे पास बोतलें पेटियों के ऊपर सोता था मैं। अंडे मेरे पास में रहते थे, चलते फिरते अंडे खाता था मैं। जे मैं रखा रहता था, जब जरूरत पड़े 2 पेग लगाई, अंडा फोड़ा, खाया। तो कम से कम 20-25 अंडे खा जाता था डेली के। और कम से कम 2 किलो मटन खाता था एक ही बार में। पैराशूट का किस्सा सर आपने बताया, पैराशूट में आप सबसे पहली बार किस उम्र में आप पैराशूट का ऊपर से क्योंकि नीचे कूदना, आपको पैराशूट खुले नहीं खुले कोई गारंटी नहीं, तो कैसा क्या थोड़ा किस्सा बताया? उसमें क्या रहता है कि हम जब पैराशूट वॉलंटियर हुए तो हम पैरा ट्रेनिंग आगरा में होती है सर, इसके अलावा या ग्वालियर में, इसके अलावा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है पैराशूट का। मैं आगरा आया, आगरा में आने के बाद में हमने रिपोर्ट दी, भाई हम आ गए। तो सर शाम को भाई ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, पैराशूट ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ पे क्या ग्राउंड ट्रेनिंग होती है पहले, ये कूदने के बाद में ऐसे गिरोगे तो तुमने कैसा रोलिंग करना, ये सब वहाँ इंस्ट्रक्टर रहते हैं अपने एयरफोर्स के, वो सब ट्रेनिंग देते हैं। एयरफोर्स के इंस्ट्रक्टर रहते हैं सिखाने के लिए।
हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद में पैराशूट के लिए हमको पहले एक टेस्ट होता है, अच्छा, एयर टेस्ट होता है। अच्छा, उसमें हमको देखते हैं कि ये पास होता है कि नहीं होता है। उसमें अगर घबरा गए अच्छा, तो फिर रिजेक्ट कर देते हैं, फिर वापस भेज देते हैं, नहीं ये नहीं होगा। उसमें अगर पास हो गए तो फिर ट्रेनिंग के लिए हमको भेजते हैं। एयर टेस्ट में क्या होता है, मतलब एयर टेस्ट में एक बहुत बड़ा, मतलब हाइट के ऊपर एक वो बना रहता है, अच्छा, टावर, ऊंची हाइट पर कुछ टावर बना रहता है। अच्छा, और उस टावर के ऊपर से बेल्ट लगा के, अच्छा, और उसमें वो ये तार बना रहता है। हाँ, और वो तार एक फैन से बना रहता है। वो जब चक्री होती है उसमें फैन लगा रहता है। अच्छा, उसमें और कोई तार नहीं रहता। और उसमें छलांग लगाना। अच्छा, तो आदमी सोचता है यार ये तो क्या है, कभी नहीं होता, अपने मर गिर जाती। इतनी बहुत बहुत हाइट रहती है उसकी। हालांकि वो जमीन से आपको गिरने नहीं देगा। नहीं, मतलब वो फैन रोकता हवा उसके। मतलब उसमें ऐसा रहता है कि जब छलांग लगाते हैं ना, तो फैन जो है ना उसको रुकावट पैदा करता है। मतलब आदमी अपने धीरे से आता है, और नीचे आने के बाद में अपने को रोलिंग करना पड़ता है कि भाई हम जैसे पैराशूट से जंप कर रहे हैं। अगर उसमें पास हो गए तो समझो पास है। उसके बाद में फिर हमको ले जाते हैं प्लेन में। अच्छा, पैराशूट बांध के पैक करके पहले वो टेस्टेड करते हैं। वहाँ पे पैराशूट टेस्ट होता है, वहाँ पे विंग होता है जो टेस्ट होने के बाद में उसकी रिपोर्ट लिखती है भाई ये टेस्टेड है पैराशूट। उसको पहनते हैं। एक इमरजेंसी पैराशूट सामने होता है। अच्छा, और एक पैराशूट पीछे होता है। अच्छा, वो जो पीछे वाला जो पैराशूट होता है उसके अंदर एक रस्सी होती है बहुत बड़ी। अच्छा, वो रहती करीब 35-40 फीट की होती है। और उसमें होता है एक हुक होता है। अच्छा, तो एयरफोर्स के अंदर क्या होता है, प्लेन के अंदर हम जब बैठते हैं तो उसमें रिंग लगी रहती है। अच्छा, उसमें हम उसको लॉक कर देते हैं। और इंस्ट्रक्टर जो रहते हैं साइड में रहते हैं। अच्छा, ग्रीन और गो करा कि छलांग लगाओ। छलांग लगाए, लगाने के बाद में क्या है कि जो रस्सी रहती है वो पैराशूट से एक रस्सी से बंधी रहती है। 10 पाउंड 20 पाउंड के वजन का धक्का लगा वो टूट जाती है ऑटोमेटिक। अच्छा, तो क्या है पैराशूट को खींचती है। अच्छा, जैसे पैराशूट को खींचती है और जब पैराशूट पूरा खुल जाता है तो वो टूट जाता है, वो रस्सी ऊपर रह जाती है, बाकी पैराशूट खुल जाता है। अगर बाई दी वे इमरजेंसी अगर पैराशूट नहीं खुलता है तो इमरजेंसी पैराशूट आगे होता है। अच्छा, पीठ के ऊपर था या पेट के ऊपर था। उसमें गिनती बोलना, जैसे पैराशूट ड्रॉप किया हम लोगों ने 1000 2000 3000 4000 5000 6 7 8000 9000 10,000 तक बोलते खुले ठीक है। तो वहाँ पे एक हैंडल रहता है, उसको खींच दो। अच्छा, तो क्या है उसमें एक स्प्रिंग रहता है, वो पैराशूट को आगे खोलता है। अच्छा, वो खुल जाता है, वो खुल जाता है पैराशूट। मतलब दोनों ऑप्शन है आपके पास? हाँ, दोनों ऑप्शन है। नहीं खुला तो एक अपने पास सेफ्टी के लिए सेफ्टी के रहता है। क्या बात। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सर आपने कभी ऐसा भी हुआ है क्या कि आपको भी कभी गोली लगी हो या इस प्रकार की कोई घटना? गोली लगने का चांस आया था। अच्छा, लेकिन कोई पाकिस्तान की ऐसी गोली नहीं मिली जो बनी जो मेरे को लगती है। क्या बात। 3 मौके आए थे मुझे ऐसे। अच्छा, तो पहला मौका तो आया था कि मैं सवेरे सवेरे पेस्ट कर रहा था। हाँ। तो मेरा जो साथी था उसने बोला सामने से गोली आ गई लग कर जाएगी। अरे मगर कुछ नहीं, अभी इसको गोली नहीं बनी जो मेरे को लग जाए। और मैं थूकने के लिए ऐसा सिर करा। अच्छा, तो मेरे कान के यहाँ से कम से कम गोलियों के कम से कम 100 गोलियाँ निकली वो। अच्छा, कान के पास से बड़ा दड़ा है। तो मैं वहीं लेट गया नीचे। बोले मतलब बोला था। अरे मैं चल ठीक है, जो होना था हो गया, मरा तो नहीं ना। मैंने कहा अब नहीं मरता। मैंने कहा फिर दूसरा चांस क्या था कि हमने मोर्चा चेंज करा। अच्छा, तो वायरलेस की बेटियाँ रहती थी हमारी। हाँ। तो वो बैटरी में एक वहीं बुलाया था। अच्छा, तो मैं जाने लगा। हमारे कैप्टन साहब बोले कहाँ जा रहा हूँ साहब, अपना मोर्चा चेंज किया, बैटरी तो वाले सेट क्यों नहीं रह गई? तो बोला अभी सेट काम कर रहा हूँ। कर रहा है। बोले अभी जब इमरजेंसी आएगी तब अभी कोई इमरजेंसी में सेट चालू में चालू ऐसा। बोले मत जाओ। बस इतना था। और मैं निकलने वाला था ना, उस मोर्चे के ऊपर बहुत बड़ा बम गिरा, मोर्चा ख़त्म। 2 चांस हो गए मेरे। और तीसरा चांस क्या था कि हम ओपी पोस्ट पे जा रहे थे। तो वहाँ पे कुछ दुश्मन छुपे हुए थे, उन्होंने ब्रस्ट खोला। तो वहाँ पे हमने पोजीशन ले ली, नीचे बैठ गए, छुप गए, मतलब लेट गए। लेटने के बाद में गोली नहीं लगती है, इतना ध्यान रखना। अच्छा, क्योंकि गोली हमेशा ऊपर से जाती है। मतलब आप हमेशा 9 इंच 10 इंच 1 फीट की ऊंचाई से गोलियाँ निकलती है। आप लेट जाओ जमीन पे, आपका कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये आप ध्यान रखो लड़ाई में। क्या बात।
गोली सामने से चलती हो, आप लेट जाओ ज़मीन पे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो अब हैं हमारे साथ में सर की वाइफ हैं और एक सोल्जर की वाइफ हमारे साथ में, और ये शायद निमाड़ क्षेत्र का पहला ऐसा वीडियो होगा जिसमें एक मतलब दोनों हैं, मतलब एक आर्मी से रिटायर्ड सोल्जर भी हैं और एक उनकी संगिनी है, और एक सफल आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है। आप ये मानते हैं सर? हो मानते हैं कि नहीं मानते? सफल क्या थे, सफल हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है सर, मतलब बहुत अच्छे हैं और हंसमुख भी हैं। मैम मुझे ये बताएं कि सबसे पहले जब आपको पता चला कि जिस व्यक्ति के बारे में, जैसे आपके घर वालों ने जैसे आपको बताया होगा, जैसे बुआ जी से आपने बताया कि संपर्क हुआ था कि मैं जिससे शादी करने वाली हूँ एक आर्मी का सोल्जर है, तो आपको कैसा लगा उस समय, थोड़ा सा बताएं ना आपको? मुझे तो अच्छा लगा, मेरे पापा भी थे सर्विस में, मिलिट्री में थे। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा। होलकर स्टेट की तरफ से। अच्छा सर, हाँ। मतलब वो आपके जो पिताजी वो भी उस हाँ, मिलिट्री में थे। हाँ। अरे वाह, क्या बात है। तो मुझे तो कोई घबराहट हुई नहीं, क्या और अच्छा लगा। अरे वाह, कि मिलिट्री की बेटी जो मिलिट्री में था, उनकी मतलब शादी भी उसी में हो रही है। अरे वाह, तो अच्छा लगा। ये तो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि ये मतलब, क्योंकि एक लड़की अपने जीवन साथी ऐसा मतलब लड़की, कोई भी लड़की हो, उसका एक सपना होता है कि मेरा जीवन साथी हो वो मेरे पापा की तरह, मतलब उसमें सारी क्वालिटी जो है जैसे उसके पापा केयर करते, और आपको तो वैसे ही मिले हैं। बिल्कुल। क्या बात है, मेरे पापा जैसे ही है। हाँ, वास्तव में है। अरे वाह, क्या बात है। वेल, तो दादी जी, मुझे सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपका एजुकेशन क्या है, पढ़ाई वगैरह आपने कहाँ तक की है? मेरी 12वीं तक। 12वीं के बाद आपने पढ़ने की? नहीं, मैंने किया अभी, BA किया अभी, लेकिन पूरा हो नहीं पाया। साथ में ले गए थे। अच्छा, वहीं पर शादी के पहले आपका BA हुआ था या नहीं हुआ था? शादी के पहले हो चुका था, पूरा नहीं हो चुका, 1 साल रह गया था, और शादी हो गई, फिर आगरा चले गए, साथ में ले गए। शादी के बाद जो है आप बिस्टान या देवला में? देवला से शादी हुई। हाँ। और उसके बाद फिर आप सर के साथ में आगरा चले, और फिर पूरा जो 15 साल का जो कार्यकाल था, आप सर आपकी जब शादी हुई, जब उस शादी के बाद मिलिट्री में कितना समय तक आप रहे शादी के बाद? 75 में शादी हुई। 75 में शादी हुई। रिटायर कब हुए वहाँ से? रिटायर अपना इसमें 78 में। 78 में। 3-4 साल की? 83 में, मतलब समथिंग 8 साल है ना? 8 साल मतलब आप रहे। तो सर अब वहाँ का अनुभव आपका, जो 8 साल थे आपने पूरा आगरा में ही रहे? नहीं, कुछ समय में मायके ससुराल में भी रही हूँ। अच्छा। मतलब, और जब मैं रही तो आगरा में ही रही। अच्छा। और वहाँ का समय अच्छा कटा, और वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं थी। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, क्या होता? तो ये 2 महीने की एक्सरसाइज के लिए जाते थे। अच्छा। तो वहाँ पे मतलब वहाँ के हमारे वेलफेयर सेंटर होता था जहाँ शनिवार को होता था। अच्छा। और वहाँ मैम साहब आती थी। अच्छा। और सारी पूछते थे कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, या कोई परेशानी तो नहीं है, पति से तो परेशानी तो नहीं है, ऐसा भी पूछते थे। तो फिर अपने कोई परेशानी, और यदि ये बाहर है और हमें कोई परेशानी है तो उसका वहाँ पे 2 रंगरूट रख दिए जाते थे वहाँ पर, और हमारे सारी सुविधाएं रखते थे वहाँ। अच्छा। कभी ऐसा हुआ है कि सर ने आपके लिए कभी कोई गाना गाया? गाना तो गाते रहते थे। गाना गाते, डांस करते रहते आगे पीछे। नहीं, जैसे कि आर्मी मैन होता है ना, जब सर यंग हुआ करते थे, मैंने सर को यंग तस्वीर भी हमारे पास है, हम आपको बताएंगे। मूछें होती थी बड़ी तगड़ी, और एक राजपूत भी हैं। तो एक अंदर से ऐसा गुस्से टाइप आदमी होता है ना, गुस्से मतलब एक देश के प्रति की, मतलब जिसको देश से प्रेम है, उसको अपनी पत्नी से मतलब थोड़ा सा, कभी ऐसा कि कभी गाना गाया हो? कभी गाया? सच में गाया? सच में गाते रहते थे। क्या बात है, कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगा? कोई भी गुनगुनाते रहते थे, कोई भी गाना गुनगुनाते रहते थे। मतलब सर अब सॉन्ग गाएंगे पूरे निमाड़ के सामने, पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने मैडम के लिए। ए मेरी जोर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ए मेरी जोहर जबी, क्या बात है। कि वहाँ पर फैमिलियों का बहुत मतलब कि ध्यान रखा जाता था। अच्छा। और कुछ भी ज़रूरत पड़े, या मतलब हॉस्पिटल का हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे बिल्कुल सुविधाएं, गाड़ियाँ आ जाती थी वहाँ पे। अच्छा। हाँ, फैमिली को यदि अस्पताल जाना हो या कहीं भी जाना हो, अच्छा। तो वो खुद ले जाया करते थे। वहाँ काफ़ी सपोर्ट रहा, सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा, फैमिली को भी रहता है मतलब। और परिवार में यदि तकलीफ है तो उसमें भी सपोर्ट उन्होंने किया है। अच्छा। जैसे हमको क्वार्टर नहीं मिला था। अच्छा। हाँ। तो इन्होंने कुछ वहाँ पे
साहब को किया था। अच्छा, फिर उन्होंने सपोर्ट किया और हमको क्वार्टर मिला। क्या बात है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से और पूरे आर्मी की जो कमिटीज होती है उसमें काफ़ी सहयोग मिलता ही रहता है। सहयोग अच्छा मिलता, और मैं तो चाहूँगी कि हर बच्चा मिलिट्री में जाए। क्या बात है। हाँ, मैं तो हर बच्चे को भेजना चाहती हूँ। मतलब निमाड़ क्षेत्र का यदि हम चाहें तो आप बिल्कुल हर बच्चा जाए। क्या बात है। सर, निमाड़ क्षेत्र के आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को जाना चाहिए मिलिट्री वगैरह में जाने के लिए, आप क्या कहेंगे? अरे मैं तो चाहता हूँ कि अगर नौकरी करना हो तो मिलिट्री करो, नहीं तो मर जाओ। वाह, मरना है तो वहाँ मरो। क्या बात है। इज्जत की ज़िंदगी। इज्जत की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो चाहती हूँ अपने बच्चे नहीं जा पाए नहीं, पर कोई बच्चा जाए तो जाए, क्योंकि जो सुविधाएं वहाँ पर है, जो एक माँ बाप ने मतलब ध्यान रख सकते हैं, वो वहाँ पे रखा जाता है। क्या बात है। बच्चे को कौन से टीके लगाना है, अच्छा, किस समय क्या चाहिए उनको, वो ध्यान रखते। गाड़ी आती है फलाने फैमिली के, वहाँ से बच्चों को टीके के जाना है, उस माँ को नहीं पता है कि टीके का समय हो गया है, पर उनको पता है। क्या बात है। सर, सारे मुकाम आप हासिल कर चुके हैं। हाँ जी। और आने वाले जीवन को आप किस प्रकार से देखते हैं, उसके लिए मेरी केवल एक ही इच्छा है कि आपकी जो इच्छा है, हार्दिक इच्छा है जो कि जीवन में मैंने सब प्राप्त कर लिया, लेकिन अब मुझे मेरी एक इच्छा है, एक जिज्ञासा है, वो मुझे पूरी करना है। तो आपकी मेरी सबसे बड़ी जिज्ञासा है कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना चाहता हूँ और उनसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूँ। अच्छा। ताकि आने वाले समय में जो उनको समझना आने, वो तो बहुत बड़े नेता हैं, बिल्कुल देश को लेके चल रहे हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें जो नहीं सोचते हैं। अच्छा। तो मुझे निमाड़ का कोई भी व्यक्ति पार्टी का मुझे उनसे मिलवा दे तो मैं उसका बहुत बड़ा आभारी हूँगा। क्या बात है। और मैं उसका और मोदी जी भी मानेंगे कि यार कोई व्यक्ति मुझे भूतपूर्व सैनिक मिला है जिसने ऐसी सलाह दी है। क्या बात है। तो आपकी इच्छा यही है कि अब आप केवल मोदी से एक बार मोदी से मेरी चर्चा हो जाए, एक 15 मिनट का समय दे दे मेरे को। क्या बात है। बस उसके बाद में मोदी जी अगर वो समझ जाएंगे तो मान जाएंगे कि यार कोई भूतपूर्व सैनिक था जिसने मेरे को ऐसी राह दिखाई है। क्या बात है। देश के कैसे क्या करना क्या नहीं करना। हालांकि उनके पास बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, अर्थव्यवस्था कैसे सुधारी जा सकती है, बेरोजगारी कैसे दूर की जा सकती है, भ्रष्टाचार कैसे दूर किया जा सकता है, ये अपना धार्मिक अपना ये नागरिक संशोधन नियम के अंदर जो आड़ंगा आ रहा है उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए बिंदु मेरे पास में कैसे दूर किया जा सकता है। क्या बात है। ये जो नेता भी कृषि का बिल पास हुए हैं, इसमें किसानों को भड़का रहे हैं, बिना मतलब के सही बात को सोच नहीं रहे ना, आंदोलन करवा रहे हैं बिना मतलब कि कैसे रोके जा सकते हैं। ये सब के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर देश के लिए आप चर्चा करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आप ये कह रहे हैं। तो मैं निमाड़ के दर्शकों से, खास करके शराबी दर्शकों की ओर देखते हुए उनसे अपील करें कि एक आर्मी से रिटायर्ड सोल्जर जो सर हैं, जो खरगोन में रहते हैं, आप निमाड़ क्षेत्र के, यदि कोई व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से सर का कांटेक्ट करवा सके तो बिल्कुल आप करवाने में उनकी मदद कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री यदि सुन रहे हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि मोदी जी प्लीज़ आप निमाड़ क्षेत्र के एक रिटायर्ड आर्मी सोल्जर से ज़रूर, जो उनकी जिज्ञासा है कि आपसे वो मिले और कुछ बिंदुओं पर चर्चा करें, आप उनसे मुलाकात करने की बिल्कुल कोशिश करें और अवश्य मिलें। तो सर, अब महत्वपूर्ण सवाल, और मैम आपसे भी, चूँकि आप जीवन में जो सर ने आपको कितनी बार आप और कहाँ कहाँ घूमे, ऐसा कुछ बताएं थोड़ा सा अनुभव। घूमने का तो बहुत जगह घुमा है, लेकिन खरगोन से लेके तो दिल्ली तक मोटरसाइकिल से लेकर। अच्छा, वाह। हाँ। खरगोन से दिल्ली तक। और दिल्ली इस बीच में जहाँ भी जगह गए सभी जगह हमने किया है। और वहाँ से अपने ग्वालियर देखे, आगरा। अच्छा। आगरा से फिर दिल्ली। क्या बात है सर। इस किस्से के बारे में बताइए। आपको मतलब आप चाहते तो बस से भी जा सकते थे, आप चाहते तो ट्रेन से भी जा सकते थे, है ना, लेकिन बाइक से क्यों? और बाइक से क्या, कौन सी बाइक से गए थे पहले तो ये बता। टीवीएस सुजुकी गया था, झूठ के। हाँ, टीवीएस सुजुकी थी मेरे पास में। अच्छा। वो मैं को उसके अलावा दूसरी गाड़ी चलाना पसंद भी नहीं करता था। सुजुकी के अलावा मैंने हीरो होंडा कोई नहीं चलाई। और वही मेरी मात्र एक गाड़ी थी। अच्छा। तो एक रोज़ मूड में आया कि एक दोस्त की शादी थी उधर दमोह में, तो वो मेरे पीछे पड़ा था, कलेक्टर ऑफिस में था वो। अच्छा। उस साइड का रहने वाला था। बोला सोलंकी जी शादी में आना। अच्छा। तो मैं कहा शादी में आना तो फिर बस में जाते हैं। मैं कहा मोटरसाइकिल जाने में कोई भी चीज़ देखने वाली चीज़ तो बीच में खड़ी करके देख सकते हैं।
तो इसलिए इसको मैं ले गया था। तो सबसे पहले वहाँ गया, उसके वहाँ शादी अटेंड करी। शादी अटेंड करने के बाद में ग्वालियर गया, वहाँ मेरी बुआ की लड़की रहती है, उससे मिला बाइक से पूरा, बाइक से। फिर वहाँ से आगरा गया, जहाँ पुरानी जगह थी मेरी, वहाँ मेरे पुराने दोस्तों से मिला। वहाँ से बोला मेरे को चल मैं तो आगरा दिल्ली घुमा के लाता हूँ। दिल्ली घुमा के लाया, मोटरसाइकिल से दिल्ली घुमाया। वहाँ से आने के बाद में फिर इसको शिरडी सिंगनापुर ले गया, शिरडी ले गया, नाथद्वार ले गया, मोटरसाइकिल से। ये सब मोटरसाइकिल और 18 दिन मोटरसाइकिल पे भ्रमण किया हम लोगों ने पूरा राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, अजमेर, 4 भुजा, 1 लिंग, ये सब मोटरसाइकिल से घुमाए। 18 दिन में हम घूम के आए। 18 दिन तक लगातार बाइक से घुमाए। और ये आम व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये जो है जो एक आर्मी का सोल्जर है वही मेरे ख्याल से कर सकता है, क्योंकि 18 दिन तक बाइक कंटिन्यू चलाना और दिल्ली तक का सफ़र इतना करना। मैं एक रोज़ में 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर मोटरसाइकिल है, मेरे मामूली बात है। अच्छा, मतलब इतना तो मैं रनिंग कर लेता था। आपको करना ही, हाँ करना है, इजीली कर लेता। हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात। राजस्थान भी जब घूमता था मैं तो एक था कि भाई जैसे 7 बजे के बाद नहीं जाना, 7 बजे तक जहाँ तक पहुँच गए। अच्छा। 7 बजे होटल में ठहरना, कोई सिटी देख के और रुक जाना। और सामान में क्या, चड्डी, बनियान, टॉवेल, अच्छा, ये डिक्की के अंदर, एक जोड़ी कपड़े, अच्छा, झोले के अंदर, वो भी डिक्की के अंदर। बस जहाँ जाना कपड़े धो लेना और धोबी से प्रेस करवा लेना। सीधी बात। तेल साबुन सब डिक्की में। अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छी आपकी जो लाइफ है ना, मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी रही। आर्मी के बाद भी बहुत अच्छी तरीके से इतना घूमना, आज की तारीख में इतना कौन घूमता है, वो भी बाइक पर, है ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। वेल सो मैम, एक महत्वपूर्ण सवाल है। इतनी यात्रा आपने बाइक से की है और कई जगहों पर सर ने आपको बाइक से विज़िट करवाया, घुमाया है। मुझे सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछना है कि एक किस्सा कोई सा ऐसा हो कि वो आपको कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकते हो, तो वो कौन सा किस्सा है? हाँ, मैं एक किस्सा तो बिल्कुल भूल नहीं सकती हूँ। जी बताएं। एक बार ऐसा हुआ कि रास्ते में हम ग्वालियर से आ रहे थे। अच्छा। ग्वालियर और गुना के बीच में ये घटना घटी थी। जी। तो मतलब फ्रेश होने बाथरूम के लिए उतरे थे हम लोग। तो फिर उसके बाद जैसे ही इन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी, वो मैंने अटैची उनके पीठ से लगाई और इन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर चल दिए। अच्छा। और मैं खड़ी हूँ वहीं पे। अच्छा। हाँ, गाड़ी चालू हो चले और आवाज़ भी नहीं सुनी, मैंने दी भी आवाज़। अच्छा। पर नहीं सुन पाए। हेलमेट लगा हुआ कुछ? हाँ, हेलमेट कहीं नहीं लगाया कभी। अच्छा। नहीं। तो आगे बढ़ लिए, फिर एक ट्रक वाला आया, वो भैया को मैंने बताया, फिर उसने आगे मतलब तेज़ चलाई और इनको मतलब रोका और उससे यही कहा कि तुम्हारे पीछे भाई कहाँ है। अच्छा। यही शब्द था उसका कि भाई कहाँ है। फिर इन्होंने पीछे मुड़ के देखा और फिर वापस आए। अच्छा। वो घटना तो कभी नहीं भूल सकती हूँ मैं कि उस जंगल से यदि मेरे को जंगल में छोड़ जाते तो क्या होता। सर अच्छा, ये सच में ऐसा था कि आप छोड़ गए थे, आप सच में छोड़ना चाहते थे कि भाई बहुत होगा? मेन चीज़ क्या था कि जब अटैची थी कि अटैची जब भी रखती थी मेरे बीच में रखती थी पीठ के ऊपर। अच्छा। हम दोनों बाथरूम के लिए उतरे, इसने अटैची रख दी तो मैं समझा बैठ गई होगी। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर रहा वरना कि भाई बैठ गई आप चलो। नहीं, मुझे ऐसा लगा था। नहीं भाई। क्या बात है, आप दोनों का जो ये किस्सा है काफ़ी आपके लिए तो यादगार रहा, हम लोगों के लिए और दर्शकों के लिए यादगार बन गया कि एक मतलब बहुत अच्छी बात है। और आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप ईश्वर से हम यही चाहेंगे कि आप दोनों का प्यार इसी तरीके से जीवन भर बना रहे। सर, तो अब आपको हमारा चैनल का जो काम है वो कैसा लगा, स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण का, उसके बारे में? लगा मेरे को। और मैं कहता हूँ कि आप इस तरह के आयोजन करते रहें और लोगों को बताते रहें कि स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण क्या कर सकता है। अरे वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। क्या बात है। दादी जी, आप भी थोड़ा सा बता दें, आपको हमारा काम कैसा लगा? आपका काम बहुत अच्छा लगा है। आशीर्वाद भी है मेरा। क्या बात है, आशीर्वाद है। सर एक बार बता दीजिए कि हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें, इस प्रकार से बोल दीजिए। ये इसको सोशल मीडिया भी आप वायरल कर सकते हैं, मैं इसके लिए सहमत हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि वास्तविकता क्या है और हमारे देश के नेताओं को पता चले कि देश में क्या कर सकते हैं हमारे भूतपूर्व सैनिक और उसके क्या क्या विचार हैं। हाँ। और वो मोदी जी से क्या चर्चा करके देश के अंदर सुधार करवा सकते हैं। एक बार सभी का हम धन्यवाद, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। एक बार निमाड़ के लोग, चूँकि हम धन्यवाद नहीं बोलते, राम राम कवांज, तो एक बार सबको राम राम बोल दो। राम राम बोल दीजिए। राम राम।